गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी, तो उस मीटिंग के चलते सभी क्लासेस को 20-25 मिनट डिले कराया गया, और क्योंकि सभी एडिटर सर भी उसी मीटिंग में थे, दैट्स वाई कोई इसको रिशेड्यूल या रीटाइमिंग नहीं कर पाया। माफी चाहती हूँ आप सभी से, और क्लास को एक बार जोरदार तरीके से शुरू करेंगे। गोदान हम यहाँ पर कर रहे थे, और गोदान में कई सारी चीजें आपने कर चुके हैं। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए, कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स भी मुझे लिखे। कल मैं चेक नहीं कर पाई, जल्द ही आप लोगों के आंसर्स को चेक करके आपको मेल पर फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। जिन्होंने आंसर अभी नहीं लिखा है वो सभी साथी एक बार आंसर लिखने का प्रयास जरूर करें। भले आप हमारे साथ कल जुड़े हैं या भले आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, आपने अगर लिखने का प्रयास एक बार किया तो यकीन मानिए कि वो लेखन शैली आपको उम्र भर आपको आगे बढ़ाएगी, और अपने जो आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस, जितनी भी चीजें, उनको क्वालिफाई कराने में आपको मदद करेगी। याद रखिए, एक एक पौधा, एक एक अंग, एक एक जो चीजें हैं जिसको आज आप संचित कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को आगे जरूर काम में आएंगी। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य जिसमें हम कर रहे हैं गोदान, जिसमें हम कर रहे हैं गोदान, और इस गोदान की अगले पार्ट में बढ़ते हुए आज 11 जुलाई, इसमें हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे सवाल दिया था, आपको एक सवाल कई बच्चों ने दिया ही नहीं मुझे लिखकर, है ना। सवाल कई सारे छात्रों ने मुझे लिख करके दिया ही नहीं, तो भाई क्यों नहीं दिया मुझे बताएं, क्यों नहीं दिया। अब आपको क्लास क्लियर होगी, दिख रही होगी। हाँ जी, क्लास दिख रही होगी, चल रही होगी आपके सामने या नहीं चल रही, बताएं एक बार, बताएं एक बार भाई। जी वेरी गुड आफ्टरनून अर्पिता जी, रिशु जी, स्वाति जी, सारे स्टूडेंट्स बताएं अब क्लास दिख रही है या नहीं दिख रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गोदान में किन किन समस्याओं का वर्णन आपने देखा है, किन किन समस्याओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है, उन समस्याओं के वर्णन को थोड़ा सा देखें। गोदान में वर्णित समस्याओं, गोदान में वर्णित समस्याओं का उल्लेख करें, समस्याओं का उल्लेख करें। अगर आपको कुछ प्रश्न इस प्रकार का पूछ ले, या गोदान में वर्णित समस्याओं का उल्लेख करें, या प्रश्न आपको कुछ ऐसा पूछ ले, अथवा गोदान में किन समस्याओं को दर्शाया गया है, चर्चा करें। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। ये क्या है आपका, इस तरीके के प्रश्नों को यहाँ पर पूछा जा सकता है। गोदान में किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है, गोदान में किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है। आपने कौन सी प्रॉब्लम्स इस उपन्यास में देखी हैं, आप मुझे बताएं एक बार फटाफट से। अगर मैं बात करूं आपसे, आप यहाँ पर कई सारी कृषक जीवन की त्रासदियों में सामाजिक समस्याओं को देखेंगे, आर्थिक समस्याओं को देखेंगे, और कुछ राजनीतिक समस्याओं को भी देखेंगे। तो लिख लीजिए मेरे साथ कि यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कि आर्थिक समस्याएं, जो कि एक बहुत अहम रोल है यहाँ पर, आर्थिक समस्याएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे लिखे, उत्तर डाल के लिखे इसको कि गोदान उपन्यास में जी
जी बिल्कुल, सामाजिक, आर्थिक और रूढ़िवाद। बहुत अच्छे अर्पिता। और बच्चे और बताएं, और बताएं। गोदान उपन्यास में सभी वर्गों की समस्याओं, यानी कि सभी वर्गों की समस्याओं को दिखाया गया, समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, जिनको विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है, जिनको विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। कौन से ऐसे रूप हैं जिनमें इन समस्याओं को देखा जा सकता है? देखेंगे आप उन रूपों के जो प्रकार हैं, जैसे सामाजिक प्रकार, सामाजिक समस्याएं। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी एक बार अपने मन में सोच लीजिए, फिर बताना मुझे। आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं। नेक्स्ट आपकी हो जाती है यहाँ पर राजनीतिक समस्याएं। राजनीतिक में कौन सी आएंगी, कौन सी समस्याओं को आपने यहाँ पर देखा जिनको आप कह सकते हैं कि ये गोदान की राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल समस्या थी? जल्दी से बताएं, एक बार अपने मन में सोचे। जिसने भी गोदान को पढ़ा हुआ है, जिसने भी गोदान को एक बार भी पढ़ा हुआ है, तो कुछ तो समस्याओं को इंगित कर पाएंगे, कुछ तो समस्याओं के बारे में बता पाएंगे। जी, बताने का प्रयास करें कि कौन कौन सी समस्याएं आपने यहाँ पर देखी हैं। अगर हम होरी की बात करें, अगर हम आर्थिक स्थितियों की बात करें, या हम सामाजिक स्थितियों की बात करें, तो यहाँ पर आपके सामने एक है होरी के साथ में, होरी के समक्ष मर्जाद यानी कि जो इज्जत है, जो उसकी बिरादरी है, उसके सामने मर्जाद की इज्जत है, बिरादरी की इज्जत है, बिरादरी या धर्म की समस्या। यानी कि ये चाहता है भाई, होरी के सामने क्या समस्या है? होरी के सामने समस्या है कि वो अपने ही धर्म में रहना चाहता है, जिसमें पैदा हुआ उसी में मरना चाहता है। जाति की समस्या है उसके सामने अपने कुटुंब, अपने मोहल्ले के सामने ये जो बिरादरी, ये जो इज्जत, ये जो मर्जाद, ये जो सम्मान की होरी कहता भी है। होरी कहता है कि इसीलिए बचे भी हुए हैं क्योंकि हम उनके जाकर के जी हजूरी करके आते हैं। जी हजूरी क्यों करके आते हैं? क्योंकि हम इसलिए बचे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जात मर्जाद की समस्या है, ये है एक सामाजिक समस्या के अंतर्गत आएगी, जो इस समस्या में होरी के सामने देखी जाती है। नेक्स्ट समस्या में अभी हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, सामाजिक की ही। ठीक है, हम अभी सामाजिक की ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको अलग से साइड में लिख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि सामाजिक समस्या में दहेज समस्या एक आती है, दहेज समस्या। और दहेज समस्या का संबंध हमारे इसमें किस कैरेक्टर से है? तो आप देखेंगे कि रूपा और सोना दोनों से ही है। रूपा एवं सोना दोनों के मसले में, दोनों के मामले में यहाँ पर यह समस्या आती है। दोनों के मामले में यहाँ पर यह समस्या आती है। अगर हम बात करें सोना के मामले में, जब जो मथुरा है ना, सोना का जो पति है उसका नाम मथुरा है ना, सोना का पति मथुरा, सोना उससे कहती है कि भाई देख, तुझे अगर मुझसे शादी करनी है तो मैं बिल्कुल एक पैसा दहेज का नहीं लेके आऊंगी। तो ये जो मथुरा है ये अपने पिता से अड़ जाता है, पिता से लड़ जाता है, भिड़ जाता है कि भाई मुझे तो सिर्फ लड़की चाहिए, भिड़ जाता है, क्योंकि ये सोना के रूप सौंदर्य पे प्रसन्न हो गया था, उस पे बहुत ज्यादा मोहित हो गया था। बात अगर मैं करूं रूपा की, तो रूपा को तो भाई अपनी अधेड़ उम्र के व्यक्ति, क्या नाम है, राम सेवक, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह करने को विवश होना पड़ा। हालांकि प्रेमचंद ने यहाँ पर ये कुछ दिखाया नहीं कि बेमेल विवाह था तो कोई दुख उसके जीवन में है या कोई परेशानी रूपा के जीवन में हुई, वैसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, है ना।
खुश है, उसने भी अपनी बहुत सारी जो उसकी सिचुएशन है, परिस्थितियां, उनसे समझौता भी कर लिया है और वो खुश है ना। साथ विवाह किया, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि रूपा के पास यानी कि होरी के पास दहेज देने के पैसे नहीं थे ना, दहेज देने के पैसे नहीं न होने के कारण ये इस तरीके का विवाह किया गया। अदरवाइज अगर होरी के पास में पैसे होते, ये आर्थिक में भी आप डाल सकते हैं इसको, पर इसे सामाजिक समस्या में भी आप डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस तरीके की शादी कराई, क्योंकि यहाँ क्या नाम है इस आदमी का, राम सेवक। हालांकि ये इससे कोई दुखी नहीं है ना, राम सेवक से शादी होती है। हालांकि प्रेमचंद ने ऐसा विवरण कहीं पर नहीं दिया, हालांकि प्रेमचंद ने रूपा के परेशान या दुखी होने का, रूपा के परेशान या दुखी होने का कोई विवरण, दुखी होने का वर्णन नहीं किया है, ठीक है, का वर्णन नहीं किया है। यानी कि इस प्रकार का कोई विवरण हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता है जिससे ये पता चले कि भाई होरी की लड़की दुखी थी, परेशान थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या आ जाती है सामाजिक समस्या के अंदर, वैधव्य की समस्या। ये किस तरीके की समस्या होती है, ये किसके साथ हुई वैधव्य की समस्या? सामाजिक समस्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। सामाजिक समस्या यानी कि विधवा होने के बाद का जो जीवन होता है, विधवा होने के बाद के जीवन में कई विषम परिस्थितियां आती हैं, कई विषम परिस्थितियां उत्पन्न होना। अब इसमें आप देख सकते हैं, अभी तक तो मेरा स्वामी मेरे द्वार पर, मेरी इज्जत के द्वार पर बैठा था, ऐसा कौन कहती है? अभी तक तो मेरा स्वामी मेरी इज्जत के द्वार पर बैठा था, परंतु झुनिया यहाँ पर विधवा हो चुकी है। किसके सामने ये समस्या आती है? झुनिया का पति सांप्रदायिक दंगों में मारा गया मुंबई में, ठीक है। झुनिया का पति सांप्रदायिक दंगों में मारा गया, है ना, मारा गया, राइट। ये झुनिया के सामने समस्या है वैधव्य की। क्यों? क्योंकि झुनिया का पूरा जीवन अभी ऐसे ही पड़ा है, बेचारी का पूरा जीवन पड़ा है ना। झुनिया कहती भी है कि अब तक तो मेरा पति था जो मेरी इज्जत के द्वार पर मेरा स्वामी बनकर बैठा हुआ था। यानी कि एक 11 से 1 तक लीजिए क्लास। बच्चे अब्दुल्ला जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास का जो मैनेजमेंट की तरफ से टाइम टेबल आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है कि क्लास 1 बजे से 3 बजे हुआ करेगी, ठीक है। ये क्लास 1 बजे से 3 बजे हुआ करेगी। और यहाँ पर माफी ये चाहूंगी कि मैं बता नहीं पाई आप लोगों को कि कितने से कितने बजे क्लास है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गया, बाकी सब चीजें ठीक है, ठीक है, ओके। लिख लिया आप लोगों ने झुनिया के बारे में? बिल्कुल, झुनिया का पति सांप्रदायिक दंगों में मारा जाता है, जिसके कारण झुनिया बेचारी विधवा हो जाती है और झुनिया के सामने वैधव्य की समस्या आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है आपके सामने यहाँ पर जातिगत समस्या। ये किसके सामने देखिए आपने? यहाँ पर एक लड़की है सिलिया, है ना, सिलिया एवं उसके परिवार, सिलिया एवं उसके परिवार के सामने समस्या। सिलिया एवं उसके परिवार के सामने जो समस्या रही वो जातिगत रही। उसका परिवार कैसा है? दलित है। और सिलिया जो है वो शादी तो क्या किसके साथ रहती है? माता दीन के साथ रहती है। माता दीन रिलेट कर पा रहे हो? साथ रहती है। और माता दीन जाति से जो जाति से ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है। यह बात समाज को स्वीकार नहीं है, यह बात समाज को स्वीकार नहीं है।
ठीक है, ये बात किसको स्वीकार नहीं है? ये बात समाज को स्वीकार नहीं है कि भाई दलित और पंडित में कोई रिश्ता हो जाए। ठीक है, दलित और पंडित में कोई रिश्ता हो जाए, है ना। पूजा कह रही है मेरी क्लास रिपीट हो रही है बार बार, मतलब कैसे कह रही है पूजा, कैसे कह रही है बच्चे? ये क्लास तो हमने करा ही नहीं कभी भी, है ना, ये तो हमने नहीं करे बच्चे। तो समाज को स्वीकार नहीं है ये वाली चीज कि सिलिया उसके साथ, तो इस करके इसका सिलिया और इसका पूरा परिवार यहाँ पर जातिगत समस्या से विक्षिप्त हो जाता है, जातिगत समस्या को क्या करता है, झेलता है। और ये वो समय है जब डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा एक दबदबा छा चुका है। ये कब का है हमारा? ये यहाँ पर 1934 का उपन्यास है, और इस तक उपन्यास तक अंबेडकर जी का पूरा एक दबदबा पूरे देश में छा चुका है। तो इसलिए यहाँ पर दलित चेतना आंदोलन देखे जाते हैं, और जिसका प्रतिफल क्या होता है, इस आंदोलन के बदौलत ही सिलिया के घर वाले माता दीन के मुंह में हड्डी डाल देते हैं, है ना, हड्डी डाल देते हैं, और उसकी यज्ञोपवीत जनेऊ वगैरह तोड़ देते हैं। ये कौन सा साल है? 1934 में लिखा जा रहा है, 1936 का उपन्यास है, ठीक है। और ये वो समय है जिसमें बाबा साहब अंबेडकर जी एक बहुत बड़ी इमेज में आ चुके हैं, और पूरे के पूरे देश में दलित विरोधी जो चेतना का प्रसार, यानी कि जो अब तक यहाँ पर ये कहते थे कि दलितों को कोई अधिकार मत दीजिए, उनके लिए अंबेडकर जी ने पूरी तरीके से झंडा उठाया और एक आंदोलन का बिगुल बजाया। उस आंदोलन में इनका कहना है कि भाई अगर कोई ये कहे कि अंग्रेजों को इस देश से निकाल दिया जाए, तो मैं उस चीज को एक बार को गवाही नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं यहाँ पर गवाही इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भाई देश विरोधी आंदोलन और दलित विरोधी आंदोलन, बात तो एक ही हो रही है। यहाँ पर मानव को आप किसी भी प्रकार की चेतना से नहीं भर रहे हैं। मानव अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कृति होनी चाहिए, और इस कृति को अगर आप परेशान कर रहे हैं, किसी तरीके का दुख और परेशानी दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस करके इस चलते हुए इसके तहत यहाँ पर ये जाति विरोधी आंदोलनों को काफी बड़ी मात्रा में देखा गया, ठीक है। यहाँ पर आप आगे बात कर सकते हैं सांप्रदायिकता की। तो सांप्रदायिकता भी एक प्रकार की सामाजिक समस्या है आंदोलन में, गोदान में। तो सांप्रदायिकता का शिकार कौन हुआ? सांप्रदायिकता एक सामाजिक समस्या, पहली बात। और इसका शिकार कौन होता है? इसका शिकार होती है झुनिया हमारी। कौन? झुनिया। झुनिया क्यों होती है? क्योंकि झुनिया का पति मुंबई में सांप्रदायिक दंगे के तहत मारा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जुनिया के लिए जो समस्या पैदा हुई वो वैधव्य की समस्या है, वो भी इसी में आ जाती है। मैम क्षमा चाहता हूँ, रिकॉर्डेड क्लास करता हूँ, उसमें वीडियो कंट्रोल करने का कोई विकल्प नहीं मिलता। क्लास 720 पे चलाने पर इससे नेट जल्दी खत्म हो जाता है। आप कुछ करिए इस आलोक में। जी बिल्कुल भारद्वाज जी, उत्कर्ष जी, आपने मुझे मेल भी किया था और मैंने उनको बोला भी है ना। उन्होंने मुझे कहा कि इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द, यानी कि उस पर इंजीनियर्स लगे हुए हैं। एप्लीकेशन का थोड़ा इश्यू ये हुआ है हमारा कि ये इसमें कुछ अपडेट आने के चलते इस तरीके की इश्यूज आए हैं आपको। मेरे हिसाब से आप हमारे साथ पिछली बार से जुड़े हुए उत्कर्ष जी, जहां तक मैं आपको जान पा रही हूँ, आपकी मेरे से बात भी हुई है मेल आदि के द्वारा भी। तो ये जो है आप हमारे पुराने स्टूडेंट है, तो पहले इस तरीके की चीजें नहीं थी जैसी अब आप बता रहे हैं, है ना। और स्पीड वाला व्यवस्था जो है उसको भी मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी ठीक कराने की, राइट। चलिए पूजा, क्या इशू आ रहा है बच्चे? ये समझ गए सांप्रदायिकता की समस्या किस तरीके की समस्या है यहाँ पर, है ना। सांप्रदायिकता की समस्या, और क्या समस्या इसमें हमने देखी? और देखी बेमेल विवाह की। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे प्रेमचंद हैं, यहाँ पर जो हमारे प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद बेमेल का मतलब बताते हैं। बेमेल का मतलब उनके लिए है
उम्र में छोटा बड़ा होना, यानी कि उम्र में अंतर होना, इनके लिए बेमेल का यही मतलब है, उम्र में अंतर होना। ठीक है, अगर मैं अन्य की बात करूं, जैसे ज्ञानेंद्र हैं आपके, जैसे अब बाद में जो कहानीकार आए या मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार आए, जैसे एक और जिंदगी पढ़ा है आपने, एक और जिंदगी। यहाँ पर किस तरीके की चीजें हैं, यहाँ पर अगर आप साक्षर हैं और आपकी पत्नी निरक्षर है, साक्षर निरक्षर की जो जोड़ी है, यह भी बेमेल विवाह है। यहाँ पर उम्र का अंतर भी बेमेल विवाह है, यहाँ पर एक ग्रामीण है, पत्नी ग्रामीण है और पति शहरी है, ग्रामीण और शहरी, ये अंतर भी बेमेल विवाह है। यहाँ पर आपका फैशनेबल होना और सामने वाले का सिंपल होना, साधारण होना, यह भी बेमेल विवाह के अंतर्गत आता है। परंतु हमारे जो प्रेमचंद जी हैं, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, प्रेमचंद के अनुसार बेमेल विवाह का क्या मतलब है। प्रेमचंद के अनुसार बेमेल विवाह का मतलब है उम्र में सांप्रदायिकता का मीनिंग एक वर्ड में क्या होगा, हर्षित अभी बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इसमें उम्र में अंतर होना, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई दी। एक तो आप देख सकते हैं भोला और नोहरी को, किस को मैंने कहा, भोला एवं नोहरी, राइट। और दूसरा जो आप देखेंगे वो देखेंगे राम सेवक और रूपा के बीच, है ना। हालांकि इस उपन्यास में, जैसा मैं पूर्व में भी बता चुकी हूं, इन दोनों का कोई दुख या निराशा कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, मेंशन नहीं है, वो ठीक है, वो खुश है, मेंशन नहीं। अगर हम बेमेल विवाह के अंतर्गत देखते हैं तो हम इसको बेमेल विवाह के अंतर्गत यहाँ पर देखते हैं। भोला कौन है, भोला जुनिया का पिताजी है, और नोहरी एक बढ़िया औरत है, एकदम सजी दजी घूमती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोला और नोहरी के जो विवाह हुए हैं वह एक प्रकार से बेमेल, दोनों की उम्र में काफी अंतर है। भोला कौन सा है, ये भोला वही है जिससे जो होरी है वो गाय लेकर के आता है, ठीक है, और गाय लेने जाता है, उधर जुनिया से व्यवस्था हो जाती है सेटिंग गोबर की, नहीं तो ये वही भोला है। और होरी ने क्या किया था, पहले दिन होरी ने यही चाल चली थी, होरी ने देखा कि बिना घरनी के घर नहीं है, यानी कि तुम्हारी पत्नी है नहीं, बोले पत्नी मर गई थी, बोले पत्नी मर गई, बच्चे अपना शादी उदी कर लिया, दूध बेचे काम करते हैं, और ये भी वहीं पे रहती है, जुनिया भी, ऐसी कोई समस्या नहीं दिखाई कि जुनिया को किसी तरीके से कोई परेशानी है, कोई मारता है, कोई कूटता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई। तो ये वही भोला है, ये वही उसका जुनिया का पिताजी है। अब जब ये गाय लेके जा रहा था और होरी कहाँ जा रहा था, होरी राय साहब के यहाँ जा रहा था, याद आया प्रसंग, तो ये बोलता है उसको कि और भाई और बता, इसको पता था कि अगर इसको घरवाली का कोई लालच दूं तो ये जरूर मुझे गाय दे देगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहता है बिना घरनी के घर नहीं है, तो ये उसको कहता है होरी को कि भाई ये गाय ले लो तुम, और ये कहता है अब हमें भी चिंता रहेगी, होरी कहता है अब हमें भी चिंता रहेगी, हम भी इसी चिंता में लगे रहेंगे कि तुम्हारी शादी कैसे कराई जाए, नहीं तो अब उम्र कैसे कटेगी, बुढ़ापा अब तुम्हारा कैसे कटेगा, हम भी इसी चिंता में लगे रहेंगे। तो भाई बड़ा खुश हो जाता है बेचारा भोला, अरे वाह मेरी शादी होने, तुम ले जाओ गाय, ओके तुम भूसा ले आओ, मतलब एक दूसरे के पूरे ये बन गए हैं, मतलब तुम मेरे लिए तुम सब कुछ हो, तुम ही मेरे मतलब सब कुछ हो, तुम ही आज ये सब चीजें मुझसे ले लो, है ना। तो ये सब करते हुए वो वहां से उसकी गाय को ले लेता है, और वो कहता है कि भाई अगर कुछ देना भी पड़ जाए किसी औरत के लिए, अगर पैसा लेके भी कोई शादी करने को तैयार हो जाए तो भी मैं कर लूंगा। फिर नोहरी से उसकी शादी हो जाती है, नोहरी एक बढ़िया औरत है, अपना सही से रहती है, ठीक है, ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखेंगे आप लोग कि इसमें और क्या सामाजिक समस्याएं हैं। संयुक्त परिवारों का विखंडन, संयुक्त परिवारों का विखंडन भी एक प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं। किस किस के संयुक्त परिवार टूटे हैं इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो होरी जी हैं, होरी, शोभा और हीरा, ये तीन भाई हैं यहाँ पर, और इन तीन भाइयों ने क्या कर लिया है, अलग्योजा कर लिया है। अलग्योजा एक कहानी भी है, अलग्योजा कहते हैं
कि न्यूक्लियर फैमिली हो जाना, न्यूक्लियर फैमिली, या फिर आप कह सकते हैं कि एकल परिवार, एकल परिवार। संयुक्त परिवार टूट करके जब एकल परिवार होते हैं उसको ये अलगोजा कहा जाता है, अलग होना। गांव में इसको कहा जाता है अलग हो गए वो, ठीक है, अलग हो गए वो, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस अलगोजा के शिकार ये तीनों भाई हुए हैं, ये तीनों भाई यहाँ पर अलगोजा के शिकार हुए हैं। संयुक्त परिवार इन तीनों के टूटे हैं। दूसरा, होरी से गोबर का अलग होना, ये भी एक प्रकार से संयुक्त परिवार का ही विखंडन है। और अगर मैं बात करूं होरी की और गोबर की, तो होरी सपोर्टर है किसका? होरी सपोर्टर है संयुक्त परिवार का। होरी संयुक्त परिवार का समर्थक है, संयुक्त परिवार का समर्थक। और जो गोबर है, संयुक्त परिवार में इसका कोई विश्वास नहीं है, संयुक्त परिवार में कोई विश्वास नहीं, ठीक है, कोई विश्वास नहीं, कुछ नहीं है। ये हमेशा संयुक्त परिवार की बात करते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये संयुक्त परिवार की संयुक्त परिवार की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हीरा और ये सब अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। गोबर जुनिया भी अलग हो जाते हैं, ठीक, ये समझे? ये संयुक्त परिवारों का विखंडन है। इसमें ये कहते हैं ना प्रेम, ये होरी कहते हैं कि रहेगा तो अपना भाई। जैसे आज भी आप गांव में देखोगे तो गांव में आपको किस तरीके की चीजें दिखाई देती है। जैसे मान लिया ताऊ चाचा से, बुआ से किसी से लड़ाई भी हो गई है ना, किसी से लड़ाई हो गई, तो वहां पर माता पिता आपको क्या बोलते हैं? वहां पर माता पिता आपको बोलते हैं कि अरे ताऊ चाचाओं के बिना द्वार पर कोई शोभा नहीं है, बुआ शादी में नहीं आएगी तो इससे कोई शोभा नहीं है। जब वो लोग आ जाएंगे तब शोभा है, तब द्वार पर शोभा है, तभी शादी ब्याह करते हुए तो मैं अच्छे लग रहे हैं, है ना। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसे हमारे माता पिता कहते हैं, ठीक है। तो संयुक्त परिवारों की जो मान्यता है आज भी ग्रामीण परिवारों में उस चीज को बहुत बड़े रूप में माना जाता है। अगर हम बात करें जो हमारे शहरी क्षेत्र है, अगर हम बात करें अर्बन परिवारों की, तो वहां पर न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आया है, एकल परिवारों का कॉन्सेप्ट आया है। और ये उसी वर्ग को, उसी समय को दिखा रहा है हमारा गोदान, जब संयुक्त परिवारों के विखंडन से आधुनिक पुरुष और नारियां एकल परिवारों की तरफ जा रहे थे। एकल परिवारों के अंतर्गत उन्हें ये लगता था, एकल परिवारों के अंतर्गत जैसे आप देखेंगे जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के होने से महिलाओं को भी गांव से बाहर की तरफ लाया गया, ठीक है, गांव से शहरों की तरफ उनके पति ले आए क्योंकि उद्योगों में काम करना था उनको। और जब वो आई महिलाएं यहाँ पर, तो उनको भी वो चीजें रास आ गई। और आप देखोगे आदत पड़ जाती है तो पड़ी जाती है, फिर हमारी कोई भी आदत नहीं बदलती है। भाई कितने पेज हो गए? 8 पेज है। तो उनको भी मान लिया कि काम करके आया, खैर गोदान में तो नहीं, पर उसके बाद अगर आप देखेंगे अर्बनाइजेशन के, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन को, काम करके पति आया या पत्नी आई, बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया, मैगी बना ली 2 मिनट में, है, चिप्स भून के खा लिए या ऐसे खा लिए। तो यानी कि ये सब चीजें क्या हो जाती हैं आपके लिए? एक तरीके से रस बस जाती है आपके हृदय में, और इनको निकालना काफी मुश्किल सा हो जाता है। इनको निकालना क्या होता है? काफी मुश्किल सा हो जाता है, ठीक है जी। ये चीजें हो गई, है ना, ये चीजें हो गई, आप लोगों की याद हो गई, क्लियर है? कुछ चीजों में दिक्कत हो तो बताएं जी, बताएं बताएं। नेक्स्ट इसमें एक पत्रकार है, नाम बताएं। पत्रकार का भ्रष्ट हो जाना, पत्रकार का नाम बताएं। यह भी एक समस्या है, पत्रकार का भ्रष्ट हो जाना। कौन है पत्रकार? ओमकारनाथ, ओमकारनाथ, ठीक है। अब जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं, चौथा स्तंभ मानी जाते हैं।
और अगर यही भ्रष्ट हो जाए तो यानी कि लोकतंत्र पर, इसके भ्रष्ट होने से, इसके पारदर्शी न रहने से शासन व्यवस्था पर, शासन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसके पारदर्शी ना रहने से शासन व्यवस्था कैसी है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो जब ओमकार नाथ भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, भ्रष्ट हो जाएगा, तो फिर भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हैं, भ्रष्टाचार की तस्वीरों को तो बता ही नहीं पाएगा। तस्वीरों को कैसे रिवील करेगा, कैसे रिवील करेगा, है ना। तो जब ये चीजें बाहर नहीं आएंगी तो देश में जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसका अभाव हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। बताएं मुझे यहाँ पर ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बताएं यहाँ तक की बात। अच्छा, एक बच्चा था हमारा हर्षित जो सांप्रदायिकता पूछना चाहते थे, मैं बता देती हूँ आपको सांप्रदायिकता क्या होता है। ये भी बता देते, सांप्रदायिकता इसमें बता देते। यानी कि हालांकि आपने पहले पूछा हुआ है ये है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब कोई धर्म, जाति या संप्रदाय स्वयं को श्रेष्ठ तथा दूसरों को निम्न श्रेणी का माने तथा उनसे इन्हीं आधारों पर भेदभाव करें तो हिंसा के, तो इसी संदर्भ में हिंसा उत्पन्न हो जाती है। हिंसा उत्पन्न हो जाती है जिसके का, हालांकि ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मैं आपको छोटा चीज बता रही हूँ। यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, बिल्कुल मुस्कान, अपने संप्रदाय धर्म को अधिक महत्व और दूसरे को, मतलब दूसरे को खत्म है। कौन हिंदू होते हैं, है मुसलमान कौन होते हैं, हटो, ईसाई, जैन धर्म, सिख, हमारे सामने मत आ जाना आज के बाद ये टोपी पहन के। समझ आई बात? पता नहीं हम कौन है। ये ओम तुम पहन के घूम रहे हो गले में, स्वास्तिक, ये नहीं चलेगा इधर, उतार के आना। ये क्या पगड़ी पहन घूम रहे हो? मंदिर नहीं जाना तुम्हें, मस्जिद नहीं जाना तुम्हें, ये तुम्हारा राष्ट्रीय प्रतीक नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसकी बोली भाषा हमारे सामने नहीं। मैं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ूंगा, मैं आरती नहीं गाऊंगा। तो ये क्या है? ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो खड़े हो जाते, फिर वो अपने उनको ले आते। कोई पंडित पुजारियों को ला रहे हैं, कोई मौलवी जी को ला रहे हैं, कोई किसी को ला रहे हैं, कोई किसी को ला रहे हैं। उससे फिर लोगों में रोष, और लोगों को, आधों को तो क्योस क्रिएट करने का शौक है, उनको तो चाहिए ही कोई मसाला चाहिए। कुछ मसाले के चक्कर में अपना तो करते ही है, जो आधे लोगों को तो काम ही कुछ नहीं है। उससे क्या होता है, आम जीवन की तहस नहस हो जाता है। मुजफ्फरनगर में देखिए आप, कब दंगे हुए थे बताइए। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए हैं, उसके बाद आधे लोगों के घरों में इतनी बड़ी बड़ी मुझसे हाइटेड घास जम गई, आज तक वापस नहीं आ पाए बेचारे अपने घरों में, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनको भी हालत ये हो गई है सांप्रदायिक। जब कोई एक विशेष संप्रदाय, क्या है ये, एक कोई विशेष संप्रदाय, वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो सिख हो सकती है कम्युनिटी, वो हिंदू हो सकते हैं, वो दलित हो सकते हैं, वो मुस्लिम हो सकते हैं, मतलब ज्यादातर धर्म के नाम पर होता है ये, है ना। अपनी अपनी में तो फिर भी चल जाती है बात, भाई सिया सुन्नी अपने देश में नहीं है झगड़ा, अरब कंट्रीज में है, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई एक संप्रदाय किसी दूसरे संप्रदाय को तो समझे खत्म,
कि तुम तो मतलब पता नहीं जी क्यों रहे हो इस धरती पे, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वी आर द सुपीरियर। पृथ्वी के आदि से अंत तक हम ही रहने वाले हैं यहाँ पर, और हम ही अपनी प्रेयर गाएंगे। तुम अपने घर में बैठो, कपड़ा नहीं पहनो तुम ये वाला, लाल भगवा हमारा है। ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर, ये जो सब चीजें हैं, ये दो धर्मों के बीच में होती हैं, और धर्मों से फैल करके ये पूरी की पूरी संप्रदायों में, पूरी की पूरी कम्युनिटीज में फैल जाती है, और उसके बाद ये हिंसात्मक गतिविधियों का रूप धारण कर लेती हैं, जिनको सांप्रदायिक दंगे कहते हैं, जिनमें जुनिया का पति डेथ कर गया। जुनिया का पति गया हो अपना किसी काम से, बेचारा बाहर काम करता था मुंबई में, वहीं पर अंधी भीड़ कुछ नहीं देखती है, किस धर्म का है, किस जाति का है, किस रिलीजन से है, कहां से आया है, कुछ भी नहीं देखती है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? बताएं एक बार। जी, ये आ गई सब चीजें समझ में आप लोगों को? बताएं। डन भाई, लिख लिया? कोई लोग सरस्वती क्या कह रहे हैं? अच्छा भाई, द्विवेदी जी को बता दो किस पब्लिकेशन की है आपके पास। हाँ बिल्कुल अर्पिता, जैसे हिटलर जूइस को मारता था, ठीक है, यहूदियों को। हर्षित उतर रहे हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए, तो आगे चिंता की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, और बताएं इसमें और कौन सी समस्या आपने देखी, और कौन सी समस्या देखी? एक समस्या और लिख लीजिए, वैश्यावृत्ति की समस्या देखिए इसमें कहीं पर, वैश्यावृत्ति की समस्या इसमें है कहीं पर, प्रोस्टिट्यूशन। मिर्जा खुर्शेद और मेहता बात कर रहे हैं एक जगह, याद हो, आप याद करिए, मिर्जा खुर्शेद और मेहता बात कर रहे हैं वैश्यावृत्ति की समस्या पर, क्योंकि मैंने अभी जो बताया आपको कि ये कौन सा है, ये संक्रमण काल है, ये ट्रांजिशन फेज है, संक्रमण काल। और संक्रमण काल में यहाँ पर उद्योगों का विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास चल रहा है, और यहीं पर आप देखेंगे कि शहरी ग्रामीण जो एक बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो रहा है, संतुलन हिल रहा है, आप कह सकते हैं ग्रामीण शहरी संतुलन हिल रहा है, राइट। और इस संतुलन को हिलते हुए आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं कि शहरों में माइग्रेशन, यानी क्या कहते हैं माइग्रेशन को, शहरों में प्रवसन, है ना, प्रवसन होने से कई नई प्रकार की समस्याएं आई। क्या क्या समस्याएं आई? उनमें से एक समस्या है आपके सामने वैश्यावृत्ति। अब इस वैश्यावृत्ति को ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखाया है गोदान में, परंतु यहाँ पर दो लोग बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित, बिल्कुल धर्मांधता से, बिल्कुल ML पटेल जी, यू कैन से लाइक दैट। जब हम ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं किसी चीज, भाई आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, यू हैव टू वेरी न्यूट्रल अबाउट द रिलीजन। आपके एग्जामिनर को ये पता ना चलने पाए आप किस कम्युनिटी से हो, आप किस जाति या किस धर्म से हो। अरे जिस धर्म या जाति में आप पैदा हुए वो आपके हाथ में था क्या? नहीं था, हो गए। तो जो दूसरा हुआ है किसी धर्म या जाति में, वो उसके हाथ में नहीं था, हो गया। अब सब मिलजुल के रहो, आगे बढ़ो, इसी में फंसे पड़ा है भारत। इतना दुनिया रिसर्च कर रही है, इतना दुनिया
चली गई है, इतना आगे पहुंच गई है, बड़े बड़े ग्रह खोज डाले हैं, बड़े बड़े उपग्रह खोज डाले हैं, सैटेलाइट बना डाली है, दुनिया को देख रहे हैं, हम इन्हीं को देख रहे हैं, हम इन्हीं में उलझे पड़े। उसने ये नहीं कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, रीजनलिज्म, मैं मराठी आए, बिहारी निकलो। भाई संविधान ने अधिकार दिया है, हमारा देश कैसा है, सेक्युलर, राज्य का कोई धर्म नहीं है, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति मस्जिद में भी जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, कौन मना करना, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको बिल्कुल भी अपनी पर्सनालिटी पर हावी नहीं करनी है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में मानिए जिसको मानना है, पर व्हेन यू आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, सो प्लीज डोंट डू दैट। ये चीजें नहीं हावी करनी है, एकदम न्यूट्रल। कौन हूं मैंने कभी बताया आपको मैं किस जाति से आती हूँ, किस धर्म से आती हूँ? कई बच्चे पूछ रहे किस राज्य से आते हैं, कई बार बहुत हुआ अपनापन बता दिया, कुछ नहीं। तो ये रीजनलिज्म है, क्षेत्रवाद है। मैं वहां से हूं, मैं सबसे अच्छे प्रदेश से हूँ, एकदम मेरे यहाँ ये, मेरे यहाँ ये। अरे क्या हो गया, कोई आगे कोई पीछे चल रहा है, संसाधनों में कहीं पर दिक्कत है, कहीं पर आगे संवर गए लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। बहुत धर्म कर्म एकदम करेंगे कुछ नहीं, ये मेरी पार्टी, मैं ये कर लो, इतने सारे सिंबल्स पहन के। आप जाना कभी इंटरव्यू में माला कंठी पहन के, 25 अंगूठी और तिलक लगा के, बोलेंगे आपको तुरंत भैया कहाँ जाना था, आप अयोध्या का रास्ता उधर है, कोई बुरा ना माने, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं देती है। आपने कभी देखा है किसी आईएएस ऑफिसर को एकदम इस तरीके के अटायर में होते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी है, लोग कहते हैं ना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होते, यू हैव टू चेंज योर पर्सनालिटी, यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। उस दिन होगा इतना गंदा तभी सब पहन के, कभी देखा है किसी ऑफिसर को ऐसे? नहीं, नेवर। क्योंकि ये सब चीजें वहां पर काम ही नहीं करती हैं, समझ रहे हैं जी? हाँ, तो खैर यहां पर देखेंगे आप कि मिर्जा खुर्शीद और गोदान में प्रत्यक्ष रूप से वैश्यवृत्ति की समस्या को नहीं दिखाया गया, वैश्यवृत्ति की समस्या को नहीं दिखाया गया है, को नहीं दिखाया गया, परंतु मिर्जा खुर्शीद एवं मेहता के बीच में हुए वार्तालाप या संवाद के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उस समय के भारतीय समाज में वैश्यवृत्ति एक सामाजिक समस्या थी। लिख लिए जी भाई, हो यहीं पे, किसी को बुरा लग गया, धर्म कर्म की बातें एकदम से हैं, चुप पड़ गए हो, कहते सन्नाटा, ठीक है भाई। ये चीजें लिख ली आप लोगों ने, लिख ली? लिख ली? बताएं। गोदान में प्रत्यक्ष रूप से वैश्यवृत्ति की समस्या को नहीं दिखाया गया, परंतु मिर्जा खुर्शीद और मेहता के बीच में ऐसी बात हुई, जिस बात का वर्णन हम यहाँ करेंगे उससे पता चलता है कि 1934 के भारत में भी वैश्यवृत्ति की सामाजिक समस्या उत्पन्न थी, ठीक है, ठीक है। लिखे,
मिर्जा खुर्शीद कहते हैं, मिर्जा खुर्शीद, कोई भी स्त्री मजबूरी में वैश्या बनती है। आप सहमत है इससे? बताइए जल्दी से। मजबूरी में वैश्या बनती है। वैश्या समझते हैं ना आप लोग सभी क्या होता है? अंग्रेजी में शब्द है प्रोस्टिट्यूट। ये देह का व्यापार करती हैं, ये देह का व्यापार करती हैं। कोई कहेगा गलत है, कोई कहेगा सही है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर यहाँ पर कई जगह आप देखेंगे, इस बार प्रोस्टिट्यूशन काफी ज्यादा चर्चा में था कि इसे लीगल करार दे दिया जाए, इसे लीगल ही करार, कोई पहचान नहीं। जैसे सभी अपने व्यवसाय, सभी अपने प्रोफेशन को अपनाते हैं, वैसे ही कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां, कुछ नारियां लाइक एज अ प्रोफेशन वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन को अपनाती है। आप कोई नहीं होते हैं जज करने वाले किसी को, आप कोई नहीं होते हैं किसी को जज करने। जिस तरीके से हर एक नौकरी में व्यक्ति अपना कार्य करता है, वैसे यहाँ पर भी अपना कार्य करते हैं। यहाँ पर शारीरिक रूप से किसी दूसरे को समर्पित होना होता है, जिसके लिए वह कुछ भुगतान करता है। यहाँ पर चीजें कैरेक्टर यानी चरित्र से जोड़ ली जाती हैं हमारे देश में। अगर मैं बात करूं आपसे वैश्यावृत्ति की, तो ये वो समय था जब औद्योगिक क्रांति जन्म ले रही थी। यहां पर आप देखेंगे आज भी तमाम तरीके की इस चकाचौंध भरी दुनिया में किसी को पैसे की नीड है, कोई और कुछ काम नहीं करना चाहता, इसको अपना लेता है। अगर मैं, हाँ, दिव्या में भी इस चीज को दिखाया गया है। दिव्या में आप कह सकते हैं कि दिव्या बिन ब्याही मां बन गई थी और उस लोक लाज की शर्म से वो भाग आई और उसकी परिस्थितियों में उसे कई बार वैश्या बनना पड़ा। यहां पर मिर्जा खुर्शीद कह रहे सभी स्त्रियां, ये एक एब्सोल्यूट टर्म है। अगर मैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहूं तो ये मैं गलत कहूंगी कि ये गलत लिखा है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसे 100% सत्य नहीं कहा जा सकता। 100% सत्य नहीं कहा जा सकता है। कोई भी स्त्री यानी सभी स्त्रियां, हाँ बिल्कुल बबली जी, हम भी इसमें, हाँ बिल्कुल हम भी इसमें वर्तमान में इस तरीके से इसमें इसे नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए आप इससे सहमत नहीं है। जो सहमत है वो उनका अपना व्यू है, जो नहीं सहमत है वो उनका अपना व्यू। यहीं पर मेहता कहते हैं, मेहता का जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, मेहता कहते हैं कि कोई मजबूरी ऐसी नहीं होती। आप इनके विकल्प इनसे बताइएगा, इनसे सहमत है कि नहीं। कोई मजबूरी ऐसी नहीं होती है कि स्त्री को वेश्या ही बना दे। स्त्री को, ये उनसे और एक कदम आगे बढ़ गए। कोई मजबूरी ऐसी नहीं होती कि स्त्री को वेश्या ही बना दे। मेहता कह रहे कोई भी मजबूरी, कोई भी लिख लेना है, यानी कि कोई होती ही नहीं है ऐसी, कोई भी मजबूरी ऐसी नहीं होती कि स्त्री को वेश्या ही बना दे। ये और आगे मरने का विकल्प तो बचा है ना, मर जाएगी, खत्म करे कहानी। ठीक है, मरने का विकल्प तो बचा ही है, मर क्यों नहीं जाती। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे, मर क्यों नहीं जाती। इनसे कितने स्टूडेंट सहमत हैं बताएं। मैम वेश्यावृत्ति को त्वरित चालक जैसा समाज के लिए सेफ्टी। वेरी गुड पब्लिक,
समाज के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। सड़क पे चलना लड़कियों का मुहिम वो हो जाएगा। अगर वैश्याएं ना हो आपके समाज में तो लड़कियां सड़क पे नहीं चल पाएंगी। उनको वो 2x2 3x3 2 के कमरे में वो उन लड़कियों को, सड़क की लड़कियों को बचाए हुए हैं वो वैश्य। उन सबको भी पता है कि चंद पैसों के लिए वो अपने शरीर, अपने आत्मसम्मान के साथ में समझौता कर रही हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी पत्नी ने मना कर दिया, उसका मन नहीं था शारीरिक संबंध बनाने का। क्या उन वैश्याओं का दिन में 15 बार मन होता होगा? हर बार अलग आदमी, कोई दारू पिया हुआ आदमी, तंबाकू खाए हुए आदमी, कपड़ों में से गंद की बदबू आते हुए आदमी, जेल से रिहा हुए हुए कैदी, बुजुर्ग व्यक्ति, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति। कैसा लगता होगा जब आपकी इज्जत को, जब आपके शरीर को कोई छलनी कर दे रहा है, कोई तार तार कर दे। क्या बीतती होगी उस वक्त उस स्त्री, उस लड़की, उस महिला के शरीर पर? एक तो फिजिकल यानी कि शारीरिक, दूसरा मानसिक। जो प्रताड़ना होती है उसको शायद ही कोई समझ पाए। ठीक है, बताएं। सहमत कितने बच्चे हैं यहाँ पर? ठीक है, सहमत नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं सहमत है। मैं भी सहमत नहीं हूँ। कह रहे मर क्यों नहीं जाती? तुम कौन हो तेरे से मानना? 1936 के समाज में मेहता ऐसी बातें करें, पढ़े लिखे मेहता। अब यही बात प्रेमचंद सेवा सदन में भी कह रहे हैं। सेवा सदन में आपने अगर पढ़ा है तो उसमें सुमन क्या कह रही है? सुमन कह रही है उनके पति उनको तंग करते हैं। सुमन कह रही है कि दो विकल्प हैं, दो विकल्प हैं मेरे पास, या तो मर जाऊं या वैश्या बन जाऊं, या वैश्या बन जाऊं। सुमन कह रही हैं या तो मर जाऊं या वैश्या बन जाऊं। प्रेमचंद इसी में कहते हैं, प्रेमचंद ऐसी नारियों हेतु, ऐसी नारियों के लिए सेवा सदन की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, सेवा सदन की स्थापना करना चाहते हैं। सुमन मरना पसंद नहीं जी। मेहता जी तो और रूढ़िवादी, बिल्कुल दोनों कथनों से कोई सहमत नहीं, बिल्कुल। ठीक है, समझ आई बात जी? ये चीजें समझ में आई आप लोगों को जितनी भी हैं? सभी से सहमत हैं आप लोग? सभी से सहमत हैं? ठीक है, बताएं एक बार मुझे, ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई या नहीं आई? एक बार सभी साथी बताएं फटाफट से कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। बताएं जी। तो अब हम बात